हाय स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन के बारे में। जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हो, पहले वाले लेक्चर्स में आपने देखा है रिलेशन और साथ ही साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हो। ओके, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा फंक्शन की ओर। देखिए फंक्शन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं वो तो होते हैं रिलेशन, और रिलेशन में से कुछ स्पेशल जो रिलेशन होते हैं उन्हें हम फंक्शन कहते हैं। ओके, फंक्शन एक रिलेशन ही है। सभी फंक्शन हैं वो रिलेशन होते हैं, बट सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए इसको समझिए आप। इसको समझने से पहले हम दो सेट ले लेते हैं। अपने पास में दो सेट है इस प्रकार से, ये एक सेट है ए और एक सेट है बी है। ओके, तो जो फंक्शन डिफाइन होगा वो किस टाइप से होगा, इसको इस टाइप से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम इस टाइप से एफ, स्मॉल एफ से। ओके, वहां पर जो रिलेशन जो लिखते थे हम, रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे हम, आर से। बट यहाँ पर फंक्शन में हम इस आर को क्या कह देंगे, एफ कह देते हैं। ओके, एक ऐसा रिलेशन लेते हैं जिसको हम यहाँ पर आर से एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कुछ पॉइंट है 1 2 3 एंड 4 और 5 है। आपके पास में सेट ए के पास में 5 एलिमेंट है एंड सेट बी के पास में आपके पास में है 1 एलिमेंट है, मान लेते हैं। ओके, तो एक इस प्रकार से एक ऐसा रिलेशन डिफाइंड हो। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि 1 से कनेक्टेड है, 2 भी 1 से है और 3 भी 1 से है और 4 भी 1 से है और 5 भी 1 से है। समझना, देखिए फंक्शन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, और इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो किस प्रकार से समझ सकते हैं इसको हम, देखिए जैसे कि इसके पास में 5 एलिमेंट थे, इसके पास में 1 ही एलिमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब फंक्शन ये कहता है, मतलब एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए अपना कि इस ए के सभी एलिमेंट्स, जब हमने रिलेशन में देखा था तो रिलेशन में ऐसा नहीं था, बट फंक्शन में क्या है कि फंक्शन में सेट ए के ऑल एलिमेंट्स कनेक्टेड होने चाहिए बी सेट के किसी एलिमेंट से, और वह भी ये है कि उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, वो एक ही नंबर से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, आप ये समझिए कि जो 1 एलिमेंट है यहाँ पर, ये 1 जो है ये क्या होना चाहिए, इधर इस बी का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इस बी का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, उस एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो 1 किससे कनेक्ट है, 1 से, तो ये इसकी इमेज कहलाती हैं। इसे तो कहते हैं हम प्री इमेज। इस जो एलिमेंट्स होते हैं इन एलिमेंट्स को कहा जाता है प्री इमेज। ओके, और ये कहलाती हैं इमेज, इसे कहते हैं हम इमेज। ओके, तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस 1 की प्री इमेज कौन है, तो हम बताएंगे 1। इस 1 की प्री इमेज कौन है, 2। इस 1 की प्री इमेज कौन है, 3 है। तो इस 1 की ये सारी सारी प्री इमेज कहलाती हैं। और इधर देखिए आप, इस 1 की जो इमेज है वो 1 है, इस 2 की इमेज भी 1 है, इस 3 की इमेज भी 1 है और 4 की भी 1 है और 5 की भी 1 है। साथ ही साथ में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास इस टाइप का दो सेट है आपके पास में, सेट x एंड y है। ओके, और एक फंक्शन है या एक g वाला फंक्शन है, वो इस टाइप से डिफाइंड है। ओके, यहाँ पर इस फंक्शन को हम f भी कह सकते हैं और g भी कह सकते हैं। ओके, ये मान के चलिए कि जैसे इसको आप f भी कह सकते हो, अरे मैं एक अलग से नया फंक्शन ले रहा हूँ तो इसको हम g कह देता हूँ, 1 2 3। ओके, और इसका है 1 2 और 3 है। ओके, मान लेते हैं। अब चलिए यहाँ से 1 यदि 3 से रिलेटेड है और 2 जो है वो 2 से रिलेटेड है और 3 जो है वो 1 से रिलेटेड है। 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 2 एंड 3 की इमेज है 1 है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर अंतर क्या है, देखो ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन में पहले क्या चेक करना है हमें कि x के ऑल एलिमेंट्स की इमेज इधर है या नहीं है। ओके, अब देखते हैं 1 2 3 तीनों की इमेज इधर हमें मिल रही हैं। ओके, यहाँ पर हमें पांचों जो एलिमेंट है 5 एलिमेंट्स है, उन सभी की इमेज इधर मिल रही थी। दूसरा क्या चेक करना है आपको कि सेपरेट इमेज, मतलब उनका ये है कि सेपरेट होना जरूरी नहीं, उनकी एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 की कितनी इमेज है, ओनली 1 ही, 3 है, एक इमेज है।
2 की भी ओनली एक ही इमेज है 2 और 3 की भी ओनली 1 ही इमेज है। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ बता सकते हो ये इमेज है, इसे तो हम इमेज कहेंगे, 1 को क्या कहेंगे यहाँ पर प्री इमेज कहलाएगा ये, और ये कहलाता है इमेज कहलाता है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हम एक और फंक्शन ले लेते हैं। ओके, वो इस टाइप का है। देखिए फंक्शन काफी जटिल होते हैं और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन है इस टाइप से अपने पास में x और ये y है और एक फंक्शन f डिफाइंड है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 है और इसको फंक्शन मत कीजिए, आप एक रिलेशन ले लेते हैं। हम इस टाइप से रिलेशन है ये, और यहाँ है 1 2 3 और 4 है अपने पास में। 1 जो है वो 2 से भी रिलेटेड है और 1 जो है वो 1 से भी रिलेटेड है। 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है और 4 जो 3 है 4 से 2 और 3 से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जो हमने पहले जो लिया था वो क्या था, हमने कहा था फंक्शन के लिए कहा था कि उसके एक तो ये होना चाहिए कि x के सभी एलिमेंट्स की इमेज इधर मिलनी चाहिए, तो x के सभी एलिमेंट्स की इमेज इधर हमें मिल रही हैं। आगे चलते हैं, दूसरी बात ये है कि सभी एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। 1 की कितनी इमेज है, देखो यहाँ पर आप 1 और 2 है। ओके, 1 की यहाँ पर 2 इमेज है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन ही है। इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कह सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये तो फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे है, देखो 1 की कितनी इमेज है, 1 ही है, 2 की भी 1 ही है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वह इधर वाला जो एलिमेंट है उसकी कितनी प्री इमेज है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फंक्शन में क्या होता है कि इमेज इधर वाली जो प्री इमेज की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए और इमेज की प्री इमेज कितनी भी हो सकती हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ उल्टा था, इसके अपोजिट था। यहाँ पर इमेज जो है मतलब 2 इमेज हैं, इनकी प्री इमेज 1 ही हो रही है। ओके, या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है इसकी 2 इमेज बन रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इस x के प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज हो, उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, और ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए देखिए आप, फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस हैं वो अपन 12th क्लास में समझेंगे उनको, तो उनसे पहले जो बेसिक नॉलेज है वो जरूरी है। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी ए रिलेशन एफ। अब जो रिलेशन जो ले रहे हैं हम यहाँ पर, उस रिलेशन को हम आर नहीं करके और एफ कह देते हैं, मान लेते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं वैसे, तो हम फंक्शन उस रिलेशन को हम एफ कह देते हैं। वैसे रिलेशन ही फंक्शन होता है, आपको ये पता है कि रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं, परंतु सभी जो फंक्शन होते हैं, सभी रिलेशन होते हैं, फंक्शन नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं हम एक, हमारे पास में एक ऐसा रिलेशन है एफ। कौन है वो रिलेशन, एफ है। ओके, ए रिलेशन एफ from a set A to set B is said to be a function if every elements of a set A of set A is a image in set B। समझे, देखिए इसको आप डेफिनेशन को, ए रिलेशन एफ, ओके, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी पर डिफाइंड है, इज सेड टू बी ए फंक्शन, ए फंक्शन कहलाएगा ये इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए इज या कह सकते हैं इसको, इज की जगह आप इसमें सेपरेट ले लीजिए, सेट ए हैज ए
वन एंड ओनली वन। इसको आप थोड़ा सा ना चेंज कर लीजिए। एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए हैज ए वन एंड ओनली वन इमेज। ओनली वन एंड वन इमेज इन सेट बी में रखता हो। ओके, इसका प्रत्येक जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए हैज ए वन एंड ओनली वन इमेज इन ए सेट बी। ओके, अब इसके बाद हमने ऐसा तो कहा नहीं कि उसकी प्री इमेज भी वन ही होनी चाहिए। डेफिनेशन जो है फंक्शन की क्या है कि उसकी ओनली बात कही, किसकी कही हमने यहाँ पर, इमेज की कही, प्री इमेज की हमने कोई चर्चा नहीं की यहाँ पर। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है फंक्शन में कि उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। ओके, सेट ए की जो इमेज है वो ओनली वन ही होनी चाहिए। ओके, प्रत्येक एलिमेंट की वन वन इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वन ही इमेज हो, इधर केवल सभी एलिमेंट्स केवल वन से कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं है। उसकी केवल सेट ए के एलिमेंट्स की इधर ओनली वन इमेज मिलनी चाहिए, वन से ज़्यादा हमें नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आप पहले भी देख चुके हो, इस टाइप से आपके पास में 1 और 2 हैं, 1 2 और 3 हैं, तो 1 1 से कनेक्टेड है और 2 और 3 से है। ओके, तो सभी के देखिए आप प्रत्येक एलिमेंट की इसके एवरी की बात करेंगे हम यहाँ पर, है ना। एवरी एलिमेंट्स, एवरी इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए, इसके सभी एलिमेंट्स कनेक्टेड है। इधर के छूट सकते हैं, इधर की कोई भी एलिमेंट है वो उसके प्री इमेज होना जरूरी नहीं है फंक्शन में। ओके, वो छूट सकते हैं। तो चलिए, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर, तो इसके प्रत्येक की इमेज इधर मिलनी चाहिए और साथ ही साथ में सेपरेट वन वन इमेज, मतलब इसकी वन इमेज हमें मिलनी चाहिए। तो वन वन इमेज हमें मिल रही है, तो ये दोनों ही क्या है आपस में फंक्शन कहलाते हैं। अब चलते आगे, थोड़ा सा हम फंक्शन को किस टाइप से लिखते हैं, हम फंक्शन के लिखने के तरीके क्या हैं। देखो, फंक्शन लिखा जाता है, अभी जो इस टाइप का जो फंक्शन था, इस फंक्शन को हम किस टाइप से लिख सकते हैं। चलिए, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम लेते हैं स्मॉल लेटर। यहाँ पर स्मॉल लेटर जो होता है अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का, जैसे हमने एफ लिया है, फंक्शन एफ लिया हमने, फिर कोलन का साइन लगाएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर जो पहला वाला जो सेट है उसको पहले लिखते हैं हम, सेट ए, फिर ये साइन लगाते हैं इस प्रकार से, एरो वाला साइन लगाते हैं, और फिर लिखते हैं सेट बी, दूसरा वाला सेट। ये भी सेट है और ये भी सेट है, एलिमेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, सेट ए और सेट बी। इसको आप सेट के रूप में भी लिख सकते हो, जैसे सेट ए के पास में आपके पास में 1 2 एलिमेंट है, और सेट बी के पास में आपके पास में 1 2 एंड 3 वगैरह जो भी एलिमेंट्स हैं वह हैं, तो उनको आप ऐसे भी लिख सकते हो। सेट ए के एलिमेंट है 1 और 2 है, एंड एरो का साइन है 1 और 3 और 2। ओके, तो फंक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये साइन कहलाता है कि ये एक फंक्शन है। ये किसमें डिफाइंड है, सेट ए टू बी। हम इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, ए फंक्शन डिफाइंड ए टू बी पर। ओके, अब फंक्शन को लिखते हैं हम, लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो हमने फंक्शन देखा था, उस फंक्शन में हमने लिया था, उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती हैं, और इस एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी कहते हैं। चलिए देखिए, आपके पास में 2 सेट हैं, ये वाला तो है ए और ये वाला है बी। इसके एलिमेंट कहलाते हैं x और इसके कहलाते हैं एफ ऑफ एक्स हैं। अगर मान लेते हैं हम, यदि पहला वाला एलिमेंट है और इसके पहला वाली इमेज है, तो इसको इस टाइप से लिखा जाएगा कि इसकी इमेज ये वाली होगी, x2 है तो एफ ऑफ x2, x3 है तो एफ ऑफ x3। ओके, तो इसके एलिमेंट जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, फंक्शन को y इज इक्वल टू हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ओके, और इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कि हमने पहले जो एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में हमने a की वैल्यू मिल रही थी, हमने जब a की वैल्यू डिफरेंट भी रख के देखी थी, तो उसकी वैल्यू हमें 1 ही मिल रही थी। तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ओके, और a की वैल्यू क्या थी आपके पास, सेट a में था 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट थे, और सॉरी इसको कांस्टेंट लिख लीजिए, उसमें उसकी जगह आप कांस्टेंट 1 लिख दीजिए, आपको 1 ही आंसर मिल रहे थे।
अब हम कुछ भी वैल्यू रख के देखें 1 2 3 4 5 तो हमें आंसर कितने मिलेंगे, ओनली 1 ही मिलेगा। तो ये भी एक फंक्शन है। अब देखिए फंक्शन के जो प्रकार है उसके बारे में अपन समझ लेते हैं। इसके टाइप्स जो है वह है या कुछ फंक्शंस को स्पेशल फंक्शंस हैं। पहला वाला फंक्शन है जैसे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, आप जानते हो आइडेंटिटी कार्ड का मतलब होता है कि मेरे जैसे मान लीजिए मेरा आइडेंटिटी कार्ड है तो मेरे जैसा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूँ। एक आइडेंटिटी कार्ड हमसे कोई पूछते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जैसा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम। जैसे मान लीजिए ये पेन है तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, केवल ये पेन है। ओके, वैसे इसकी कॉपी खूब सारी होती है। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैं हूँ तो मेरे जैसा केवल मैं हूँ। ओके, तो इसी टाइप से है कि आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम का ही होना चाहिए। ओके, उसी कहते हैं हम आइडेंटिटी कहते हैं। अगर 1 है 2 है 3 है 4 है, अपने पास में एक सेट है और दूसरा वाला सेट है 1 2 3 और 4 है, तो 1 की जो आइडेंटिटी है अगर वो 1 ही मिल रही है तो ये आइडेंटिटी कहलाएगी। इसकी 1 की इमेज क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हम सेम वैसे वैसे दिखाई देते हैं। ओके, इसी टाइप से 2 भी क्या होना चाहिए, 2 की इमेज भी 2 ही हो और 3 की इमेज भी 3 हो और 4 की इमेज भी 4 ही हो। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी फंक्शन है, इससे पहले बने देख लेते हैं कि जो फंक्शन होते हैं वह एक तो होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं हम, कि अगर इधर जो हमें रेंज जो मिलेगी, अगर वो रेंज अगर R से मिलते हैं तो इसे कहते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कब कहलाएगा कि यदि इसकी जो इमेज है सेट B जो है, अगर सेट B अगर R है या फिर R का कोई सबसेट है, या तो R हो या जैसे X है वो किसका सबसेट होना चाहिए, R का। अगर हमें इमेज जो मिले अगर वो इसमें से मिलती है तो R में से मिले या फिर R के सबसेट में से मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और रियल फंक्शन कहलाता है वो रियल फंक्शन कब कहलाता है कि यदि उसका जो डोमेन है, डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो R या उसके सबसेट से हो, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं अगर वो या तो रियल नंबर से हो या फिर रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, अगर वो उससे हो, सारे एलिमेंट उसमें से हो तो उससे कहते हैं हम रियल फंक्शन कहते हैं। और इमेज भी यदि हमें रियल में मिल जाए तो उससे कहते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ओके, तो अभी आपने देखा यहाँ पर कि आपके पास में 2 सेट थे, अलग अलग सेपरेट इमेज मिल रही है आपको X और एंड इसको या R to R ले लेते हैं। इसमें R to R की जगह आप X एंड Y ले लीजिए इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम किस टाइप से लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन को, f जो फंक्शन होगा ओके वो किससे किस में डिफाइंड है, x to y पर डिफाइंड है। और वो किस टाइप से डिफाइंड है कि f of x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, x ही मिल रहा है। ओके, और भी नंबर हो सकते हैं इसके एग्जांपल में, और भी नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हम x और y ले रहे हैं तो x के पास में कितने एलिमेंट, ओनली 4 हैं, y के पास में भी 4 एलिमेंट हैं। अगर इसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन को यदि हम रियल नंबर में लेते हैं, अगर रियल नंबर में डिफाइंड है कोई फंक्शन R to R, इसका मतलब है कि इसका डोमेन भी R से होना चाहिए, डोमेन भी क्या R है और उसका कोडोमेन भी R है। तो एक जो फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x है तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 भी रख के देखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 रख के देखेंगे तो आंसर मिलेगा 1। इसका मतलब है कि जब आपने x की वैल्यू 1 रखी थी तो आंसर कितना है, आपकी इमेज कितनी मिली आपको 1। ये तो कहलाते हैं प्री इमेज, इसे हम प्री
इमेज कहते हैं, ओके। और ये कहलाती हैं इमेज। प्री इमेज है ये तो किस में से लेना है, ये जो x लेना है वो किस में से लेना है, आपको इस x में से लेना है। और ये जो x जो आंसर मिलेगा आपको किस में से मिलना चाहिए, y में से मिलना चाहिए। या इसको आप इस टाइप से भी कह सकते हो, और भी आगे जो फंक्शन पढ़ेंगे उसको देख लेंगे हम। ये तो चूज करना है इसमें से, और ये मिलना चाहिए हमें इसमें से। तो ये तो होती है प्री इमेज और ये होती है इमेज। तो ये है अपने पास में आइडेंटिटी फंक्शन है ये, ओके। जैसे कि आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन का एग्जांपल है। दूसरा वाला है, दूसरा ले लेते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं। देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन आप समझ गए होंगे। आप एक्स के मतलब उसके डोमेन कुछ भी ले लीजिए आप, आपको रेंज जो मिले हैं, अगर कोई फिक्स नंबर मिलते हैं, कोई फिक्स नंबर यदि मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, ओके। तो इस फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे हम। f जो है अगर मान लेते हैं R2 R पर डिफाइंड है फंक्शन, कोई फंक्शन है R2 R पर। देखिए यहाँ जो वैल्यू होते हैं ये तो होता है डोमेन, ये जो सेट होता है इसको तो कहते हैं हम डोमेन, और ये जो सेट होता है ना इसे कहते हैं हम कोडोमेन। इस बात का ध्यान रखना आप, ये रेंज नहीं होती हैं, ये रेंज नहीं होती हैं, ये डोमेन होता है। ये पूरा सेट कहलाता है, ये पूरा सेट कहलाता है डोमेन, और ये पूरा सेट कहलाता है कोडोमेन। और इसके जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, या सभी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम रेंज कहते हैं, ओके। तो सभी में रेंज और कोडोमेन इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो ये जो फंक्शन होगा कांस्टेंट फंक्शन है, अगर इस टाइप से डिफाइंड है ये, ओके। तो एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू c है, ओके। तो उसे कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में है f ऑफ x जो है R2 R पर डिफाइंड है, और f ऑफ x इज इक्वल टू है 2 है, ओके। इस टाइप का फंक्शन है। आप इमेज जो है प्री इमेज आपको इमेज फिक्स मिलेगी आपको, प्री इमेज आप कुछ भी लीजिए आप, ये R और ये भी R है, रियल नंबर है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लेते हैं यहाँ वैल्यू, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 वगैरह जो भी है इसके अंदर वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 वगैरह जो भी इसके अंदर वैल्यूज हैं। देखिए आप जब x की वैल्यू 1 रख के देखोगे तो आंसर कितने मिलेंगे आपको, 2 ही मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आप आंसर 2 आएंगे। f ऑफ 1 x की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो 1 रख के देखेंगे तो भी आंसर हमें 2 ही मिल रहे हैं। 2 रख के देखेंगे हम, x की जगह 2 रखेंगे तो भी आंसर तो क्या आएंगे, 2 आएंगे ना, क्योंकि चेंज होगी नहीं ये वाली वैल्यू। तो भी अपने आंसर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। 3 रख के देखेंगे तो भी 2 आ रहे हैं। 4 रख के देखेंगे, 5 √2 1√3 वगैरह जो भी रख के देखोगे तो भी आपको आंसर 2 ही मिलते हैं। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और कांस्टेंट फंक्शन को यदि आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो तो ग्राफ किस टाइप का होगा, देखो दोनों का ग्राफ देख लीजिए आप। पहले जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन था उसका ग्राफ क्या था, उसका ग्राफ किस टाइप से है आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी में क्या देखा था आपने, f ऑफ x इज इक्वल टू x था। और इसके ग्राफ में देखिए आप 1 2 3 एंड 4 है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 एंड 4 है, -1 -2 -3, ओके। तो देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, आप 1 लेके देखोगे तो भी आंसर कितने मिलेंगे आपको, 2 रखोगे तो भी 2, 3 भी 2, इनके बीच में जो भी वैल्यू रख के देखोगे आप 1.1 1.2 वगैरह तो भी आपको आंसर क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी क्या होंगे, जो फतह में मिलेगा वो क्या होगा, x अक्ष के पैरेलल। ये तो किसके लिए है, कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट फंक्शन जो होगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, ये क्या होगा, x अक्ष के पैरेलल होगा एक जिस टाइप से। और ये ध्यान रखिए आप, एक लाइन होगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इस टाइप से ये, ओके। एक पॉइंट को भी हो सकता है, एक लाइन भी, एक लाइन पॉइंट नहीं होगा, लाइन पे होगा। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेते हो आप तो क्या होगा, वो पूरी x एक्सिस हो जाती है, आपको पता है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, लीनियर फंक्शन होगा इस टाइप से।
और एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला भी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन भी एक लीनियर फंक्शन ही है। इसकी देखिए आप इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं हम, दोनों के ग्राफ देखिए आप 1 2 3 -1 -2 -3 -4 हैं, 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 हैं। ओके, x की वैल्यू 1 रखे देखोगे आप तो भी आंसर कितना मिल रहा है आपको, 1 ही मिल रहा है। तो 1 की 1 2 की 2 मिलेगी आपको इमेज, x की जगह 2 रखेंगे तो आंसर भी कितने मिलेंगे आपको 2। 3 की इमेज कितनी मिलेगी हमें 3, 0 रखेंगे तो 0 इमेज, -1 रखेंगे तो -1। तो ये देखिए आपको इस टाइप से ये इनके बीच की वैल्यूज भी रख सकते हो आप, जरूर नहीं है। हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी फंक्शन में R टू R लिया था। यहाँ जिस टाइप से हम R टू R ले रहे हैं फंक्शन जो है, वहां भी क्या था, एक फंक्शन डिफाइंड था R टू R पर, रियल नंबर पे। तो इनके बीच के जो भी नंबर होंगे ना, रेशनल इरेशनल जो भी नंबर होंगे, सारे के सारे इस लाइन के ऊपर ही स्थित होंगे। ओके, तो ये तो अपने कांस्टेंट फंक्शन है और ये है अपना आइडेंटिटी फंक्शन है जो सेम टू सेम उसकी कॉपी दिखाता है। तो इसको इस प्रकार से हम एक्स वाई प्लेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई कह दीजिए आप, इसको वाई कह दीजिए आप, इसको आप एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आइडेंटिटी कांस्टेंट एंड इसके बाद में अपन ले लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे पॉलिनोमियल को आप जानते हो, पॉलिनोमियल फंक्शन में एक फंक्शन R टू R पे ले लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप का होना चाहिए, वो इस टाइप से डिफाइंड होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x3 एंड डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से होना चाहिए वो a n और x की पावर n-1 ले सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो अगर इस टाइप से कोई फंक्शन है तो उसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ओके, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, वो इस टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। यहाँ देखिए आप a0 a1 a2 a3 वगैरह, ये तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जो किसके अंदर होंगे, ये सभी सभी रियल नंबर के अंदर होनी चाहिए। ओके, सभी किसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए, R के एलिमेंट होनी चाहिए, ये रियल नंबर के एलिमेंट होने चाहिए। और साथ ही साथ में जो n है, ये जो n है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n की जो वैल्यू है वो इंटीजर में होनी चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होनी चाहिए। अब एक फंक्शन ले लेते हैं हम, f ऑफ x है, किसमें डिफाइंड है, f जो है R टू R पर डिफाइंड है। और किस टाइप से ये फंक्शन गिवन है, x स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, क्योंकि इसको इस टाइप से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे 0 और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 0x लिख लीजिए इसको आप, 0x और प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये इस टाइप से लिखा जा सकता है, a0 की वैल्यू 0 है, a1 की वैल्यू 0 है, x है, सही है। तो पॉलिनोमियल, ये फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं। इस टाइप के और भी हो सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। और एक्स क्यूब प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक्स की पावर 3/2 प्लस 4, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो n जो है, हायर जो डिग्री यहाँ पर, इसकी जो हायर डिग्री है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो पावर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, देखिए उसकी वैल्यू इंटीजर पे होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर पे, नेगेटिव इंटीजर पे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री है वह क्या है, इंटीजर पे नहीं है, रेशनल पे है, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जैसे अपने पास में ये वाला नंबर लिया अपने, अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस प्रकार से बना सकते हैं, एक टेबल बना लीजिए आप, कुछ नंबर ले लीजिए पहले आप, x और ये है अपने पास में y या f ऑफ x कह देते हैं इसको हम। x की वैल्यू 1 रखे देखेंगे हमें, तो आंसर कितना मिलेगा, 1 का स्क्वायर। f ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा 1। f ऑफ 2, x की जगह 2 रखेंगे
तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 2k² इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे। इसका आंसर 4 है। 3 लेंगे तो 9 आ जाएंगे। इस टाइप से 1 की इमेज भी आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। -2 की 4 और 2 की भी 4 मिलेगी। तो आपको इस टाइप से ये फंक्शन मिलेगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, पैराबोला कहते हैं इनको, और आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें, कॉनिक सेक्शन में। तो देखिए इस टाइप से ये फंक्शन हो जाएगा इसका। तो ये हो जाता है अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं अब हम, मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में क्या है कि मॉडुलस फंक्शन में एक फंक्शन f है r टू r पर इस टाइप से डिफाइंड है वह, और इसको हम लिखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि मान लेते हैं मॉडुलस x है। इस टाइप का भी फंक्शन हो सकता है, वो इस टाइप का भी फंक्शन हो सकता है, x+1 भी हो सकता है, ये हो सकता है वह x-2 भी हो सकता है। इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, वो मॉडुलस फंक्शन है। ये जो साइन है ये मॉडुलस का साइन कहलाता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉडुलस में क्या होते हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक नहीं होती हैं, यहाँ पर दो वैल्यूज होती हैं। वो किस टाइप से हैं, इसको हम लिखते हैं कि x जो है ये इस टाइप से है, तो ये लिखा जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस का x होगा ये इफ x लेस देन 0 है। मतलब जब आप जो डोमेन लोगे, इसका जो डोमेन आपको चूज करना है, अगर आप पॉजिटिव नंबर ले रहे हो, आप पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हो, तब तो आपको आंसर क्या मिलेंगे, x इफ x ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो तो आपको प्लस का x लेना है साइन, और नेगेटिव इंटीजर ले रहे हो तो आपको माइनस का साइन लेना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल के रूम में देखिए आप, यदि मैं कहता हूँ कि -2 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको क्या करना है, फंक्शन ये वाला चूज करना है। इस फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो टाइप से तोड़ करके इस प्रकार से मॉडुलस को, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, आप फंक्शन कौन सा चूज करना है, आपको ये वाला क्यों करना है, क्योंकि -2 क्या है, ये जो x है ना क्या है, x देखा रखा है नेगेटिव है, x लेस देन 0, इसका मतलब है कि x 0 से छोटा है। -2 है, x 0 से छोटा है, तो ये वाला साइन लगा दीजिए पहले माइनस, और x की वैल्यू क्या रखी है आपने, -2। देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आंसर आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो मॉडुलस का मतलब ये होता है कि आप x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लीजिए, आंसर आपको पॉजिटिव में ही मिलेंगे, नेगेटिव में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। इसी प्रकार से यदि आप f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, आंसर कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। तो लिखने के तरीके हैं, या तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए आप, f ऑफ x इज इक्वल टू -x होगा इफ x लेस देन 0 है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x होगा इफ x ग्रेटर देन 0 है। तो ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। अब मॉडुलस फंक्शन में हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, वो एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू, या इसको ऐसे ले लीजिए आप, x ही ले लीजिए आप, x+1 भी ले सकते हो आप, और x भी ले सकते हो आप, अपन x ही ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपके। ओके, टेबल बना लीजिए आप यहाँ पर इस टाइप से, कुछ भी नंबर रख के देख लीजिए आप, x है और ये f ऑफ x है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भी आंसर 1 आएंगे, 2 रखेंगे तो भी 2, -1 माइनस प्लस फिर भी 1 आएगा, माइनस के 2 तो भी +1 आएगा, माइनस के 3 तो भी आंसर 3 आएंगे। रखिए देखिए आप, सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर यदि f ऑफ -3 रखे देखेंगे तो मॉडुलस 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 होती है। मॉडुलस को हटा दीजिए, नेगेटिव साइन को हटा करके मॉडुलस को हटा दीजिए आप इस प्रकार से। इसी टाइप से f ऑफ -2 है तो -2, तो इसके आंसर कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। इसी टाइप से 1 है, 1 का मॉडुलस 1 है, तो आंसर कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। चलिए इसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा अब, ओके 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 है, 1 2 एंड 3 एंड 4 और 5 है।
तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से होगा। ओके, 0 से निकलेगा, सॉरी, ये 0 से कैसे निकलेगा, क्योंकि इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो x माइनस 0 लिख सकते हो ना। तो यहाँ पहचान सकते हो आप यहाँ कि 0 से निकलेगा है ना। इसकी जो वैल्यू होगी, लोड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉसिबल है ओनली 0 है, 0 से नीचे नहीं जाएगी। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से नीचे नहीं जाएगी। वैल्यू जो मिलेगी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ओके, और इस टाइप का है, अगर ये इस टाइप का फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 1 है, तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, वो यहाँ से नहीं निकल के वो कहाँ से निकलेगा, फिर वो यहाँ से निकलेगा 1 से। कहाँ से गुजरेगा वो, 1 से इस टाइप से गुजरेगा वो। ओके, तो ये तो इससे कहेंगे आप टाइप हैं, आप और भी देख लीजिए, आप जैसे आप सोल्व करोगे क्वेश्चंस उनमें आपको पता चल जाएगा। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चन में इसका ग्राफ बना रहे हैं। ओके, 1 की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, 2 की माइनस 1 की भी आपको 1 ही मिल रही है। तो मॉडुलस फंक्शन में ये होता है कि जो इमेज जो मिलते हैं हमें वो नेगेटिव नहीं मिलते हैं, पॉजिटिव ही मिलते हैं। हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष के नीचे डाउन में नहीं जाता है, वो ऊपर ही रहता है, वो होता है अपना मॉडुलस फंक्शन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मॉडुलस फंक्शन के बाद में सिग्नम फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वह है कि उसमें क्या है कि 2 या 3 वैल्यू जैसे दे रखे होते हैं कि वह थोड़ा गैप लग जाता है उसमें, उसका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं हम सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन में सिग्नम फंक्शन में है, चलिए अपन इस टाइप से एक फंक्शन है f r टू r पर डिफाइंड है वो फंक्शन, और वो इस टाइप से है f ऑफ x इज इक्वल टू है यदि मॉडुलस x अपॉन x है और 0 है, और इस टाइप से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम मॉडुलस x अपॉन x है, एक फंक्शन इस टाइप से है। ओके, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन किस टाइप से लिखा जा सकता है, ये इस टाइप से लिखा जाता है। देखिए इस x के मॉडुलस लगा हुआ है, ये नहीं, इसके लगा हुआ है, तो ये जो है ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, ये जब x क्या हो, इफ x लेस देन 0 हो। ओके, और ये जो है पॉजिटिव कब होगा, ये जब x अपॉन x है, इफ x ग्रेटर देन 0 है। और साथ में अपने ये कहा है कि यदि x नो इज इक्वल टू 0 हो, अगर x 0 के इक्वल नहीं है तब तो ये फंक्शन ऐसा होगा। अगर x 0 मतलब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, f ऑफ x 0 कब पॉसिबल होगा, जब x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो चलिए और साथ में कह देते हैं एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है इफ x इज इक्वल टू 0, अगर इस टाइप से दिया हुआ है ये, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x x डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -1, 1 से हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, और इसको 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के 1। ठीक है, हाँ ओके, तो इसकी वैल्यू +1 हो जाते हैं, तो इस फंक्शन को कहते हैं मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, सॉरी सिग्नम फंक्शन। अभी कैसे हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमें एक फिक्स नंबर मिलता है, हमें 0 मिलता है, और यदि 0 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू होगी, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए आंसर कितना होगा, 1 होगा, छोटी जितनी वैल्यू होगी उसके लिए आंसर -1 होगा, एक फिक्स नंबर होगा। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे हम, तो टेबल किस टाइप की होगी, ये चलिए x है और ये है f ऑफ x है, x की वैल्यू यदि -2 लेते हैं हम, ओके, तो भी आंसर क्या मिलेंगे, आप देखिए x की वैल्यू 0 से छोटे हैं तो भी आंसर कितना मिलेगा आपको, -1 ही मिलता है। इसके बाद में +2 लेते हैं हम, +2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 जो कि 0 से बड़ी वैल्यू है, उसके लिए आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 ही मिल रहा है। 0 के लिए 0 मिलेगा सही, -1 के लिए भी -1 मिलेगा, और -3 के लिए भी आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा।
तो ये मान के चलिए कि आपको केवल 3 ही वैल्यूज मिल रहे हैं यहाँ पर, एक तो -1, 1 और एक 0 है। चलिए ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ समझिए, इनका ग्राफ इस टाइप से होगा है। ये 0 वैल्यू कब पॉसिबल होगी, ये जब x की वैल्यू 0 है, ओके, और ये प्लस के 1 और ये है माइनस के 1 है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 वगैरह 6 7 जो भी वैल्यूज हैं, देखिए आप जैसे ही वैल्यू आपके पास में यदि x की वैल्यू आप कितनी ले रहे हो, आप 0.001 ले रहे हो, तो भी आपका आंसर कितना मिलेगा आपको, f ऑफ 0.001 है, इसका आंसर कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा है। क्योंकि आपने देखा यहाँ 3 ही वैल्यू पॉसिबल थी f ऑफ x की, कौन कौन सी, 1 0 और -1। 1 तो कब पॉसिबल थी, इसको आप यहाँ ले लीजिए, इसको माइनस ले लीजिए, कंफ्यूजन नहीं हो, जब x लेस देन 0 हो, x इज इक्वल टू 0 हो और x ग्रेटर देन 0 हो, ओके, तभी पॉसिबल थी। तो देखिए आप x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी भी बड़ी है, या देखिए आप ये हल्की से बड़ी है, हल्की से वैल्यू बड़ी है, फिर भी क्या है, इसका आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो भी आंसर क्या जा रहा है आपका, 1 ही जा रहा है। परंतु जैसे ही आपकी वैल्यू x की वैल्यू 0 हो जाती है, ये जो इस प्रकार से हमने इसको ओपन रखा है, इसको डायरेक्ट किया ना, इसमें ये अंतर है कि ये यहाँ 1 जब हम यहाँ आते हैं, x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो हमें ये आंसर नहीं मिलते हैं, उसकी जगह हमें कहाँ आंसर मिलते हैं, यहाँ, इसकी जगह यहाँ नहीं मिलके आंसर कहाँ मिल जाता है, हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम जंप करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, 0 पर। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, मैंने देखा है, बताया यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो f ऑफ x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, ओके। इसी टाइप से यहाँ भी इस टाइप से इसकी जो वैल्यू है वो -1 मिलेगी। आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, आप -1 -2 -3 -4 -6 वगैरह जितने वैल्यू आप लोगे इधर, उन सभी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 ही मिलेगी आपको। यहाँ भी -1 इस टाइप से सभी इस लाइन पे मिलेगी, ओके। तो जैसे आप यदि इसके काफी नजदीक भी वैल्यू लेते हो, आप -0.0001 लेते हो, तो भी आपको आंसर कितने मिलेंगे, -1 ही मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा, तो भी आंसर कितना मिलेगा, 0। इसलिए इसको जो यहाँ पर है, इसको भी अपने ओपन गोला किया है या इसको भी ओपन किया है। इसका अर्थ ये होता है कि ये वैल्यू आपको, जैसे आप इस लाइन में जाओगे तो आपको आंसर नहीं मिलेंगे, आपको वहां से आप छूट जाओगे, वहां से आप हट जाओगे। तो ये जो फंक्शन है, इसको देखा आगे जो पढ़ेंगे हम, इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहते हैं। क्यों कंटिन्यू ही नहीं है, क्योंकि जैसे हम यहाँ आए थे, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ छलांग लगाई, यहाँ, और यहाँ से थोड़े से हम घटे और भी है ना, x की वैल्यू हम थोड़ी सी कम किए तो हम डायरेक्ट बहुत ज्यादा डाउन आगे नीचे, और क्या 1 भी चले जा रहे हैं, और क्या। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। अब सिग्नम फंक्शन के बाद हम बात आती है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखिए ये फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड होगा, f जो है r to r पर डिफाइंड है, और f ऑफ x इज इक्वल टू है, इस टाइप से लिख देते हैं हम, ये जो है बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जो भी फंक्शन है उसको इस टाइप से लिखा जाता है, तो उससे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब तक नेक्स्ट इंटीजर हमें नहीं मिलता है तब तक हमें क्या है, पीछे खिसकना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल के रूम में देखिए, इसको समझिए आप, यदि मैं 0.2 लेता हूं, अब इसका नेक्स्ट इंटीजर तो क्या होगा, 1 होगा, बट आपको 1 में नहीं जाना, आपको पीछे जाना है, आगे नहीं जाना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है कि आपको जब तक अगला जो आप अगले वाले में नहीं पहुंच जाते हो, इसके अगले वाले इंटीजर में नहीं पहुंचते हो, तब तक आपको पीछे ही खिसकना है। इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इससे अगला वाला इंटीजर तो कितना है, 1 है ना भाई, इससे लोड इंटीजर तो 0 है और इससे अपर इंटीजर कितना है, 1 है, ये 1 इनके बीच में तो है 0.2, कहीं ना कहीं तो होगा इसके बीच में। तो हमें क्या करना है कि जब तक ये वाला इंटीजर नहीं मिल जाता है, जब तक हमें पीछे ही खिसकना है, आगे नहीं जाना है, ओके। तो अगर 0.2 है तो इसका आंसर कितना है, आपको 0 लेना है। इसका मतलब ये होता है 0 होता है, 1 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा, इंटीजर है नहीं है तो इंटीजर में तो इंटीजर ही रहेगा। अगर 1.2 है
तो भी आपको क्या है, आगे नहीं जाना है जब तक हमें इंटीजर नहीं मिल रहा, 1 ही आंसर रहेंगे। ओके, इसी प्रकार से 0.99 है, तो आंसर कितने रहेंगे, इसके भी 0 रहेंगे, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक अगला वाला इंटीजर आपको नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर है 1.99 है तो इसके आंसर है, इसको अगर आप इंटीजर इसके रूप में रखते हो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन के रूप में रखते हो, तो इसके आंसर आपको 1 ही मिलेंगे। 10.987 है तो भी इसके आंसर कितने रहेंगे, आपको 10 ही रहेंगे। ओके, जब तक अगला इंटीजर हमें नहीं मिलता है। अब नेगेटिव में देखिए आप, नेगेटिव में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए -0.01 है, तो आप ये सोचोगे इसका आंसर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे छोटा वाला इंटीजर, ये तो बड़ा इंटीजर है ना, इससे ये तो बड़ा वाला इंटीजर है, क्योंकि -1 एक इसके बीच में, -1 और 0 के बीच में है ना ये वाला नंबर, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ये इस जगह पे होगा लगभग ये -0.01। तो ये तो आगे तो बड़ा वाला इंटीजर है, इससे छोटा वाला इंटीजर कौन होगा, इससे छोटा वाला इंटीजर होगा -1 है। तो आप ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके दिमाग में, तो आप ये समझना कि जब नेगेटिव साइन होगा ना तो उससे आपको बड़ा वाला लेना नंबर है ना, उसका नेगेटिव साइन लगा देना। जैसे यदि -10.987 है तो इसके आंसर क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे कि इससे जो बड़ा वाला इंटीजर, इससे जो छोटा इंटीजर है, ये इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसके आंसर कितने मिलेंगे, आपको 10 मिलेंगे। और जबकि अब नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो इसके आंसर कितने मिलेंगे, आपको -11 मिलेंगे। ठीक है, इसे बड़ा लेना है इसमें थोड़ा सा। तो चलिए समझिए आप, इसका जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मैं आपको डायरेक्ट, क्योंकि नंबर काफी सारे होते हैं, डायरेक्ट ग्राफ दे देता हूँ। इसमें ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5 है, -1 -2 -3 और -4 है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, और इसका काफ़ी हमारी जो लाइफ में जब कंपटीशन वगैरह देते हैं उनमें भी काफ़ी इसका यूज होता है। चलिए, तो इसका जो ग्राफ है ना इस टाइप से होता है कि 0 से लेकर के इधर से बंद ले लो आप, है ना, और इधर रखते हैं हम ओपन। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके बीच में जितनी भी आप वैल्यू लोगे तभी सारी की सारी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, कुछ भी वैल्यू लेके देखिए आप तो भी आपको आंसर कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, जैसे हम 1 रखते हैं, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4 है। जैसे हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 से ज़्यादा रखते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं, आंसर कितने मिल जाते हैं, हमें 1 मिल जाते हैं। और कब तक चलते रहते हैं हम, जब तक कि हमें 2 नहीं मिलते हैं। ओके, जैसे यहाँ देखिए, इसको हमने ओपन रखा, इसलिए रखा कि हम जैसे 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो आंसर नहीं मिलेंगे हमें, 1 रखते हैं हमें आंसर मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो 1 में तो खाली है ना ये, तो ये जो ग्राफ है यहाँ 1 में तो खाली हो जाएगा, बट 1 में यहाँ मिल जाएगा। जैसे हम 2 रखेंगे तो 2 आंसर यहाँ नहीं मिलेंगे हमें। यहाँ कब तक पॉसिबल है, जैसे यहाँ अपने पास में 1.99 है, उनके लिए भी आंसर कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 1 आंसर है ये। यहाँ पर है, कोई हो सकता है 1.5 है, 1.5 का भी आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, लाइन बन रहा है ना ये वाली लाइन। तो ये यहाँ से लेके ये लाइन पॉसिबल है। ओके, इसको बंद कर दे इस प्रकार से, तो ये यहाँ से यहाँ तक के पॉसिबल है। इसका मतलब हम इसको समझ सकते हैं कि 1 से कितनी भी बड़ी वाली वैल्यू हो, 1 से थोड़ी सी भी कितनी बड़ी वैल्यू हो, वहां से लेके 2 से छोटी जितनी वैल्यू होंगे उसके लिए ये वाला ग्राफ होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम 2 में चले जाते हैं तो आंसर कितने मिलते हैं, हमें 2 मिल जाते हैं। 2 कैसे, f(2) की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी ना। और यदि हम लेते हैं f(1.99) लेते हैं ना, तो इसके आंसर कितने होंगे, 1 ही होंगे। ये तो आ रहा है ना आंसर। ठीक है, तो 2 ले लेते हैं तो हमें क्या है, जैसे हम 2 लेते हैं तो हमें 2 ही मिलते रहेंगे। आंसर कब तक मिलते रहेंगे, इसके बीच में जितने में होंगे उन सभी में 2 मिलते रहेंगे, जब तक हम 3 नहीं हो जाते हैं। जैसे 3 मिलते हैं तो हम कहाँ जंप कर जाते हैं, हमें 3 आंसर बन जाते हैं फिर हमारे, जब तक चलते रहते 4 नहीं मिलता है। ओके, तो इसी प्रकार से जब तक 1 नहीं मिलता है, 1 मिलते हैं हम 1 में चले जाते हैं, जब तक 1 नहीं मिलता है जब तक हमें आंसर 0 मिलते रहते हैं। इधर भी ऐसे कैसे चले जाइए आप। ओके, ये कम नहीं मिलेगा आपको, ये यहाँ तो आपको ये मिल जाएगा। फिर आगे चलिए आप, ये यहाँ पर आपको -1 नहीं मिलेगा आपको,
और ये मिल जाएगा इस टाइप से। तो ये कहलाता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा लगता है जैसे एक सीढ़ियों की तरह ये फंक्शन है, ठीक है, सीढ़ियों की तरह चढ़ते जाना है। जैसे आप यहाँ जाओगे तो गिर जाओगे आप, है ना, ओके। या कहते हैं जैसे गेम खेलते हैं तो जैसे हम इसमें पहुँचते हैं, इससे पहुँचते हैं हम अगले जंप कर जाते हैं, ओके। यहाँ से छलांग लगानी पड़ेगी आपको, छलांग लगा के आप कहाँ चले जाओगे, यहाँ चले जाओगे आप इसमें, ठीक है। यहाँ से फिर आप यहाँ चले जाओगे इस टाइप से। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी जो है, कुछ प्रॉपर्टीज अलजेब्रिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं हम। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी हमें पहला है एडिशन। दो या दो से ज्यादा फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक फंक्शन है f जो है वो x टू r पर है, जहां पर x जो है वो r का सबसेट है मान लेते हैं हम। और एक फंक्शन है अपने पास में g वाला है, वो x टू r पर है। वही बात है, x भी क्या है यहाँ पर कोई सबसेट होगा इसका, r का हो सकता है कोई सा भी, है ना, 1 2 3 भी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं, वो सबसेट है। तो इन दोनों का एडिशन से एक नया फंक्शन बनता है। अब कैसे बनता है? मान लेते हैं अपने पास में f ऑफ x है इज इक्वल टू 2 है और g ऑफ x है, यदि x है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया फंक्शन बन जाएगा ना, x प्लस 2। और उसको हम क्या कहते हैं इस नया फंक्शन को? जैसे मान लीजिए h ऑफ x कह दीजिए इसको आप। तो इस h ऑफ x को आप दो भागों में तोड़ सकते हो ना। कैसे लिख सकते हो इसको आप? f ऑफ x g ऑफ x और प्लस f ऑफ x, है ना। तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन को हम ऐड करके और यदि उनको सोल्व करेंगे तो भी आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि एडिशन करते हैं हम दो से ज्यादा फंक्शन को a प्लस जी, तो a भी एक फंक्शन डिफाइंड होगा ये, ओके, फंक्शन के रूप में लिखेंगे इसको भी हम। और इसका जो डोमेन है वो क्या होगा? डोमेन तो क्या होगा? x ही होगा। और जो रेंज होगी या कोडोमेन होगा, रेंज किसके अंदर से होगी? r के अंदर होगी। और कोडोमेन है वो r होगा, ठीक है। तो वह फंक्शन है वो इस टाइप से लिखा जाता है। इस फंक्शन को तो हम लिखते हैं f ऑफ x लिखते हैं और इसको लिखते हैं हम g ऑफ x लिखते हैं। और इस फंक्शन को कहा जाएगा a प्लस जी ऑफ x, ओके। ये जो x है इसमें ब्रैकेट में रखना ही है, ये डोमेन के अंदर से होती है जो वैल्यू है ना ये, और ये ऐड कहलाता है। तो इसको हम जो तरीका है इसका लिखने का है वो किस टाइप से लिख सकते हैं? f ऑफ g जो फंक्शन है, तीसरा जो फंक्शन बनेगा इन दोनों के सम से तीसरा फंक्शन है, ये किसके इक्वल होता है? f ऑफ x प्लस g ऑफ x के ऐड के इक्वल ही होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा था उसी टाइप का एग्जांपल है, f ऑफ x इज x और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? f ऑफ g प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? x प्लस 2 फंक्शन बन जाएगा ये। इसी प्रकार से एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस का साइन आ जाता है इसमें, ओके। तो वो भी डिफाइंड है, हम ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें तो भी ऐड करेंगे तो भी डिफाइंड है वो, ओके। x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? f ऑफ x माइनस g ऑफ x के इक्वल ही होता है। जैसे यहाँ पर आप इसको दोनों घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? f ऑफ g f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 2, जो कि एक फंक्शन ही है। तो ये भी पॉसिबल होता है, ये भी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली, इसको भी ये फुलफिल करता है। इसके बाद में है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कोई नंबर है आपके पास में, स्केलर नंबर है, मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर। अगर स्केलर नंबर के साथ में यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और x जो है या मान लेते हैं अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू r के अंदर से कोई, आप इस r के अंदर से या कहीं से भी ले लेते हैं, कोई अल्फा एक नंबर है, स्केलर नंबर है, अगर वो रियल नंबर का कोई नंबर है तो अब इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी क्या मिलता है हमें? वो एक फंक्शन ही होता है वो। तो इसको लिख सकते हैं हम f ऑफ अल्फा x इज इक्वल टू अल्फा f ऑफ x के इक्वल ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं उसको हम अलग करके और वो जो f ऑफ फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे।
फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो एक तो f जो है वह h2r पर है और g है वह h2r पर डिफाइंड है। ओके, x जो है वह सबसेट है यहाँ पर, x सबसेट r का, x सबसेट ऑफ r है। ठीक है, तो क्या होगा, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम f ऑफ g जो है वो h2r पर होगा और उस फंक्शन को हम लिखेंगे फिर f ऑफ g ऑफ x जो है होगा f ऑफ x एंड g ऑफ x के इक्वल ही होता है। इसे मान लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x है और f ऑफ g ऑफ x है, अपने पास में 2 है, या मान लेते हैं x क्यूब है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आंसर मिलेंगे हमें, f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू मिल जाएंगे x की पावर 3 इंटू x इंटू x पावर 3 x4, वो भी एक नया फंक्शन हमें मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि अगर दो फंक्शन का हम ऐड करते हैं तो भी हमें एक फंक्शन मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी फंक्शन मिलेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे दो फंक्शन को तो भी हमें फंक्शन ही मिलता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम इसके डिवाइड करके देखेंगे, इनको कोसेंट में देखेंगे तो कोसेंट में क्या है, हमें एक फंक्शन ही मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन में किस टाइप से है, f ऑफ g ऑफ x, जहाँ पर क्या होना चाहिए, g ऑफ x नो इक्वल टू 0 हो, तो भी हमें क्या मिलता है, वो एक फंक्शन ही मिलता है। ओके, तो इसको भी हम एक फंक्शन ही कहते हैं। ओके, इसको ऐसे कह सकते हैं f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा ये f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हो जाएगा ये। तो ये इन चारों पांचों प्रॉपर्टीज को कोसेंट है ना, कोसेंट जो है ना, कोसेंट ऑफ टू फंक्शन। ओके, अब यहाँ से मुझे एक और फंक्शन जो हम छूट गए थे इसमें, वो जो फंक्शन था वो आप देखिए रेशनल फंक्शन है, ज़्यादा वो ये इसी टाइप का रेशनल फंक्शन, इसी को हम रेशनल फंक्शन में भी कह सकते हैं। ओके, तो रेशनल फंक्शन में ये होता है, एक फंक्शन है जो अपन पहले उसमें छूट गया था, वो इस टाइप का है रेशनल जिसे f जो है r पर डिफाइंड है और f ऑफ x इस टाइप से डिफाइंड है, जैसे 1/x है ये। ठीक है, तो ये इसको f ऑफ x कह दीजिए आप, ये g ऑफ x है। तो रेशनल का मतलब होता है कि एक फंक्शन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के रूप में डिफाइंड है। ओके, तो उसे हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। ओके, तो ये भी एक रेशनल फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से हो जाएगा। ये इस प्रकार से जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, कितनी बार आप इसको, इसमें भी नहीं जाएगा, ये यहाँ तक भी टच नहीं करेगा इसे। ओके, और इस टाइप से ये इसमें नहीं आएगा, इसे चलता रहेगा। ये पॉजिटिव तो इस टाइप से और नेगेटिव में ये इस टाइप से चलता रहता है। तो वैल्यू रख के देखिए आप, इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। तो इसे कहते हैं हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो इस टाइप से फंक्शन के बारे में हमने समझा है।